आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 14वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोरा जब दोपहर को भोजन करने बैठा तब आनंदमयी ने धीरे धीरे जिक्र छेड़ा। आज सवेरे विनय आया था, तुमसे भेंट नहीं हुई? गोरा ने थाली से सिर उठाए बिना ही कहा। भेंट हुई थी। आनंदमयी बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। उसके बाद बोली, उससे मैंने ठहरने को कहा था, लेकिन वो न जाने कैसा अनमनासा होकर चला गया। गोरा ने कुछ उत्तर न दिया। आनंदमयी ने कहा, उसके मन में न जाने कौन सा कष्ट है। गोरा, मैंने उसे इस तरह कभी उदास नहीं देखा। उसकी ये दशा देखकर मुझे बड़ा खेद हो रहा है। गोरा चुपचाप खा रहा था। आनंदमयी अत्यंत स्नेह करती थी, इसीलिए गोरा से मन ही मन डरती थी। वो जब खुद ही उसके आगे अपने मन का भाव व्यक्त नहीं करता था, तब वो उससे किसी बात के लिए अधिक जिद नहीं करती थी, और दिन होता तो यहीं पर वो चुप हो जाती। किंतु आज विनय के लिए उसके मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। इसी से उसने फिर कहा, देखो गोरा, एक बात कहती हूं, नाराज न होना। विनय तुमको प्राणों से बढ़कर चाहता है, इसी से तुम्हारी सभी बातें सहता है। किंतु तुम जो उससे अपनी ही राह पर चलने के लिए जबरदस्ती करोगे तो वो सुख की बात न होगी। गोरा ने बात टालने के लिए कहा, माँ और थोड़ा दूध ले आओ। बात यहीं पर खत्म हो गई। भोजन के उपरांत आनंदमयी अपने तख्त के ऊपर बैठकर चुपचाप सिलाई का काम करने लगी। लक्ष्मीनिया घर के किसी खास नौकर के दुर्व्यवहार के संबंध की आलोचना में आनंदमयी को खींचने की वृथा चेष्टा करके फर्श के ऊपर ही लेटकर सोने लगी। गोरा ने चिट्ठी पत्री लिखने में बहुत सा समय बिता दिया। विनय आज सवेरे ये स्पष्ट देख गया है कि गोरा उस पर नाखुश है, तो भी गोरा ये जानकर कि उस नाराजगी को दूर करने के लिए विनय का उसके पास न आना किसी तरह संभव ही नहीं है, अपने सारे कामकाज में भी विनय के पैरों की आहट के लिए कान खड़े किए हुए उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। समय निकल गया, विनय न आया। लिखना छोड़कर गोरा उठने ही वाला था। इसी समय महिम आकर उपस्थित हुए। आते ही कुर्सी पर बैठ गए और बिना किसी प्रकार की भूमिका के कहने लगे, शशिमुखी के ब्याह के बारे में क्या सोचा गोरा? गोरा ने किसी दिन इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया था, इसी से उसे अपराधी की तरह चुप रह जाना पड़ा। गोरा से जब कोई उचित उत्तर महिम को न मिला, तब उन्होंने गोरा को इस चिंता संकट से उबारने के लिए विनय की बात उठाई। इस प्रसंग में विनय की बात उठ सकने को गोरा ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। विशेष करके गोरा और विनय ने ये निश्चय किया था कि वे विवाह न करके देश के काम में ही जीवन अर्पण कर देंगे। इसी से गोरा ने कहा, विनय क्यों ब्याह करेगा? महिम ने कहा, जान पड़ता है यही तुम्हारा कट्टर हिंदूपन है। 1000 चोटी रखो और तिलक लगाओ, साहेबी ढंग तुम्हारी हड्डियों में बसा हुआ है। जानते हो, शास्त्र के मत से विवाह ब्राह्मण के लड़के का एक जरूरी संस्कार है। महिम बाबू आजकल के लड़कों की तरह आचार लंघन भी नहीं करते, और उधर शास्त्र की परवाह भी नहीं करते। होटल में भोजन करके बहादुरी दिखाने को भी वो बहुत बढ़ जाना समझते हैं, और उधर गोरा की तरह श्रुति स्मृति के मत को लेकर रगड़ झगड़ करना भी प्रकृतिस्थ आदमी का लक्षण नहीं समझते। किंतु यस्मिन देशे यदाचराः के वो कायल हैं। इसी से गोरा के आगे उनको कार्य सिद्धि के लिहाज से शास्त्र की दुहाई देनी पड़ी। ये प्रस्ताव अगर 2 दिन पहले आगे आता तो शायद गोरा इस पर बिल्कुल ध्यान ही न देता, किंतु आज उसे जान पड़ा कि बात बिल्कुल उपेक्षा के योग्य भी नहीं है।
कम से कम इसी प्रस्ताव को लेकर अभी विनय के घर पर जाने का एक बहाना तो मिल गया। अंत में गोरा ने कहा, अच्छा, विनय का भाव क्या है, ये तो पहले देख सुन लूं। महेम ने कहा, उसके देखने सुनने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात को वो किसी तरह टाल नहीं सकेगा। वो ठीक हो गया है, अब तुम्हारे कहने भर की कसर है। उसी संध्या के समय गोरा विनय के घर पर आकर उपस्थित हुआ। आंधी की तरह घर में प्रवेश करके गोरा ने देखा वहां कोई नहीं है। नौकर को बुलाकर पूछने पर उसने कहा, बाबू 78 नंबर के घर में गए हैं। परेश बाबू के परिवार के विरुद्ध, ब्रह्म समाज के विरुद्ध गोरा का अंतःकरण एकदम विषाक्त हो उठा। वो अपने मन में एक भारी विद्रोह का भाव लेकर परेश बाबू के घर की तरफ तेजी से चला। इच्छा थी कि वहां वो ऐसी सब बातें उठावेगा जिन्हें सुनकर इस ब्रह्म परिवार में आग सी लग जाएगी और विनय भी बेचैन हो उठेगा। परेश बाबू के घर जाकर सुना कोई घर में नहीं है, सब उपासना मंदिर में गए हैं। घड़ी भर के लिए मन में संशय का उदय हुआ कि शायद विनय वहां नहीं गया। वो शायद इस समय उसी के घर गया हुआ है। रहा नहीं गया। गोरा अपनी स्वाभाविक आंधी की चाल से मंदिर की ओर गया। द्वार के पास जाकर देखा विनय बरदा सुंदरी के पीछे उन्हीं की गाड़ी पर चढ़ रहा है। खुली सड़क के बीच निर्लज्ज की तरह अन्य परिवार की औरतों के साथ एक ही गाड़ी में जाकर बैठ रहा है। मूढ़, नागपाश में इसी तरह अपने को फंसाना होता है। इतनी जल्दी, इतने सहज में? तो फिर मित्रता भद्र पुरुष के साथ नहीं रही। गोरा आंधी की तरह वहां से चल दिया और विनय, वो गाड़ी के अंधकार के भीतर सड़क की ओर ताकता हुआ चुपका बैठ रहा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 14वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।